नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हुआ एक नए निर्णय के साथ। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले की बात करेंगे जो हर प्रॉपर्टी ओनर, हर बायर, हर पावर और अटॉर्नी होल्डर के लिए आंखें खोल देने वाला फैसला है। जी हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। प्राथमिक साक्ष्य क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है, प्राइमरी एविडेंस क्या है, इसके ऊपर भी बहुत एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। क्या फोटोकॉपी का साक्ष्य एडमिसिबल है, नहीं है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय है। चलिए आज इस निर्णय की शुरुआत करने से पहले आपसे निर्णय अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है। हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। देखिए, पूरा निर्णय तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हम तो एक हल्का सा भागदौड़ की दुनिया में कहीं कोई निर्णय छूट ना जाए उसके लिए एक आपके लिए एक वानगी भर लेकर आते हैं, एक विश्लेषण लेके आते हैं 10, 11, 12 मिनट का। उसमें से उद्देश्य ये रहता है कि दौड़ते भागते कहीं कोई निर्णय छूट ना जाए, आपको याद है कि हाँ एक ऐसा निर्णय आया था। बाकी आपको लास्ट में इसका हर वीडियो के अंत में आपके लिए साइटेशन ले आते हैं, क्यूआर कोड ले आते हैं, पूरा डिटेल बता देता है जिससे आप उस निर्णय को देख भी सके। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के निर्णय की। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए शुरुआत करें। सोचिए आप मुंबई में रहते हैं, आपने अपने ही भाई को से प्रॉपर्टी संभालने के लिए दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, और वही भाई उस पीओए पर यानी कि उस पीओ के दम पर पूरी प्रॉपर्टी को बेच देता है, आपकी पूरी प्रॉपर्टी बेच देता है। सेल डीड भी रजिस्टर्ड है, पैसे लेने की रिसीप्ट भी दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, यह सेल पूरी तरह इलीगल और वॉइड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्यों कहा, इसी का जवाब इस वीडियो में देखेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं इस केस की बैकग्राउंड की, क्या इसकी पृष्ठभूमि है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। यह मामला केरल का है। प्लेंटिफ एक महिला जो मुंबई में रहती है, डिफेंडेंट उसका भाई जो कोझिकोडे में रहता है, यानी कि उसका भाई कोझिकोडे में रहता है, मुंबई में रहती है उसकी बहन के नाम पर प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट भाई देखता है। साल 1998 में बहन अपने भाई को पावर ऑफ अटॉर्नी देती है, लेकिन ध्यान दीजिए यह पीओए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं थी। बहन साफ कहती है मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, प्रॉपर्टी को मैनेज करने की परमिशन दी है, बेचने की नहीं। लेकिन 2007 में भाई क्या करता है, उसी पीओए के आधार पर, पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर 2 रजिस्टर्ड सेल डीड्स बना देता है और प्रॉपर्टी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। जब बहन को पता चलता है तो वो तुरंत पीओए कैंसिल करती है और कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। अब प्लेंटिफ का क्या पक्ष है इसमें, उसको देखते हैं, और फिर डिफेंडेंट का पक्ष देखेंगे, हाई कोर्ट ने क्या कहा उसको देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐसे फाइंडिंग दी उसको देखेंगे। देखिए, प्लेंटिफ का कहना था पीओए में सेल की पावर थी ही नहीं, यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो दी गई थी उसमें सेल की पावर दी नहीं गई थी। जो पीओए दिखाई जा रही है उसमें सेल वाले वर्ड्स बाद में जोड़े गए हैं, जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई जा रही है उसमें सेल वाले शब्द बाद में जोड़े गए हैं। ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट में कभी पेश ही नहीं की गई। ये था महत्वपूर्ण हिस्सा इसका। जो ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी है कि पीओए है वह कोर्ट में कभी पेश की ही नहीं गई। जो पीओए दिखाई जा रही है सिर्फ नोटराइज्ड फोटोकॉपी है, नोटराइज्ड फोटोकॉपी है, और कानून साफ कहता है फोटोकॉपी एविडेंस नहीं होती। फोटोकॉपी एविडेंस नहीं होती, एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगी फोटोकॉपी का जो डॉक्यूमेंट है, जब तक सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट फॉलो ना हो। यानी कि फोटोकॉपी को पढ़ने के लिए सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट को फॉलो करना अनिवार्य है। अब डिफेंडेंट का पक्ष भी देखते हैं, तो प्लेंटिफ का पक्ष था, डिफेंडेंट ने क्या कहा। डिफेंडेंट यानी भाई का कहना था पीओए में फुल अथॉरिटी थी, सेल रजिस्ट्रार ने वेरीफाई करके रजिस्ट्री की, प्लेंटिफ ने पैसे भी लिए, 5 लाख 6 लाख रिसिप्ट मौजूद हैं। इसलिए अब प्लेंटिफ यानी प्लेंटिफ ने 5 लाख और 6 लाख जो पैसे दिए, इसलिए अब प्लेंटिफ पीछे नहीं हट सकती। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, इसमें क्या उनका एनालिसिस है, इसको देखते हैं। ट्रायल कोर्ट ने बहुत ही गंभीरता से, गहराई से जांच की
कोर्ट ने पाया पीओए की ओरिजिनल कॉपी गायब है, सेल वाले वर्ड्स का फॉन्ट अलग है, डॉक्यूमेंट में स्पेसिंग अलग अलग है, एडेड वर्ड्स बाकी डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करते। कोर्ट ने साफ कहा यह पीओए सस्पिशियस है, कहीं ना कहीं संदिग्ध है, इनके पावर संदिग्ध है, फैब्रिकेटेड लग रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 33 रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 64 एविडेंस एक्ट, दोनों का पालन नहीं हुआ। ट्रायल कोर्ट का फैसला सेल लीड्स वॉइड, सुनने डिफेंडेंट को प्रॉपर्टी खाली करनी होगी, यह निर्णय जो है ट्रायल कोर्ट का है। अब फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने क्या कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, यानी कि लेकिन जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी उन्हें ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा नोटराइज्ड पीओए पर भरोसा किया जा सकता है, नोटराइज्ड पावर ऑफ अटॉर्नी पर भरोसा किया जा सकता है, रिसीप्ट्स जेन्युइन है, प्लेंटिफ ने पैसे लिए हैं और सेल को वैलिड मान लिया। अब लोअर कोर्ट का ट्रायल कोर्ट का फैसला जो सिविल कोर्ट का आया उन्होंने वॉइड कर दिया, अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया उन्होंने सेल को वैलिड मान लिया। अब पहुंचे हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में क्या आया, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबसे बड़ी गलती पकड़ी। हाई कोर्ट ने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सबसे बड़ी गलती थी, उस पर गौर किया। हाई कोर्ट ने कहा फोटोकॉपी पीओए को बिना सेक्शन 65 से 66 फॉलो किए एविडेंस नहीं माना जा सकता। इनके फोटोकॉपी पावर नहीं है तो सेक्शन 65 और सेक्शन 66 को फॉलो करना आवश्यक है, आप उसको एविडेंस नहीं मान सकते। जब डॉक्यूमेंट ही एडमिसेबल नहीं है तो उसकी क्लॉजेस पढ़ना ही गलत है। इनके जब डॉक्यूमेंट एडमिसेबल ही नहीं है तो उसकी क्लॉजेस कैसे पढ़ लेंगे, जो डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं जा सकता उसको कैसे पढ़ रहे हैं आप, एडमिसेबल ही नहीं है जो डॉक्यूमेंट। हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करी और हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला रिस्टोर कर दिया। यानी कि क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था, ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सेल लीड वॉइड है, सेल वॉइड है, शून्य है, तो उसी को रिस्टोर कर दिया। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको पलट दिया हाई कोर्ट ने। अब पहला फैसला है सिविल कोर्ट का, फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले को पलट दिया, हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को पलटते हुए रिस्टोर कर दिया सिविल कोर्ट के फैसले को। अब हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट पहुंचा गया ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में। और अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे अहम ऑब्जर्वेशंस पर। क्या विश्लेषण किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 5 गोल्डन रूल्स बताए। इस पूरे निर्णय में 5 गोल्डन रूल्स बताए। एक तो प्राइमरी एविडेंस रूल, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबसे बेस्ट एविडेंस होता है, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही सबसे बेस्ट एविडेंस होता है। जब ओरिजिनल मौजूद नहीं है तो फोटोकॉपी अपने आप में कोई एविडेंस नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबसे बेस्ट एविडेंस होता है। जब ओरिजिनल मौजूद नहीं है तो फोटोकॉपी अपने आप में कोई एविडेंस नहीं है। कोर्ट ने कहा सेकेंडरी एविडेंस के लिए दो बातें साबित करनी होंगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता था, ओरिजिनल क्यों पेश नहीं किया जा सकता, यह दोनों प्रूव नहीं हुए। फोटोकॉपी नो एविडेंस, फोटोकॉपी कोई एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा नोटराइज फोटोकॉपी जब तक लीगली प्रूव्ड ना हो कोर्ट उसे इग्नोर करेगी। और चौथा जो नियम बताया सेक्शन 85 एविडेंस एक्ट, 85 एविडेंस एक्ट लागू कब होगा, प्रिजम्पशन तभी लगेगा जब डॉक्यूमेंट पहले कानून के अनुसार प्रूव्ड हो, यानी उपधारणा तभी की जाएगी जब डॉक्यूमेंट पहले कानून के अनुसार साबित हो गया हो। यहां डॉक्यूमेंट ही साबित नहीं हुआ, प्रूव नहीं हुआ। और 5वां जो कोर्ट ने गोल्डन रूल बनाया, एजेंट अथॉरिटी से बाहर गया। कोर्ट ने कहा एजेंट अगर अथॉरिटी से बाहर जाकर एक्ट करे तो प्रिंसिपल बाउंड नहीं होगा, यानी कि एजेंट जो पावर अटॉर्नी वाला था आपका, उसने उस अटॉर्नी से बाहर जाके, अथॉरिटी से बाहर जाकर एक्ट किया तो प्रिंसिपल जो है इसको बाउंड नहीं है उस एक्ट से। अब फाइनल डिसीजन जो आया ऑनेबल कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का फैसला सही, सेल डीड्स इनवैलिड, अपील डिसमिस की गई। देखिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और सेलर कहता है पीओ होल्डर है और अटॉर्नी होल्डर है तो सावधान हो जाइए, ओरिजिनल
पावर ऑफ अटॉर्नी देखिए, अथॉरिटी क्लॉज पढ़िए, क्या उसमें अथॉरिटी में क्या क्या उसको दिया गया है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑथेंटिकेशन जो है चेक करिए, ऑथेंटिक है नहीं है, ऑथेंटिकेशन को चेक करिए, रजिस्ट्रेशन को चेक करिए, और एडवोकेट का ओपिनियन जरूर लीजिए, क्योंकि एडवोकेट ही देख के बताएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पावर अटॉर्नी कैंसिल करा दी गई हो, उसको वेरीफाई करना भी आवश्यक है। तो इसलिए कभी भी, और मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तब भी और बेच रहे हैं तब भी, दोनों में आपको अपना वकील करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो खरीदने वाला होता है वो तो वकील कर लेता है, जो बेचने वाला होता है मैं उसी के वकील पे भरोसा कर लेता है। नहीं, आपको अपना एक एडवोकेट भी करना चाहिए। जो खरीद रहे हैं उनको तो करना ही करना है, क्योंकि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी बताते हैं, बेचने वाले को भी करना एडवोकेट करना चाहिए। तो थोड़ी फीस देनी पड़ती है, आप पैसा आपको मिल रहा है, अगर थोड़ी फीस दे भी देंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे। आपको एक अपना एडवोकेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एडवोकेट नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है, अच्छे ओपिनियन, लीगल ओपिनियन नहीं लेंगे तो रजिस्टर्ड सेल डीड भी कैंसिल हो सकती है, जीरो हो सकती है, शून्य हो सकती है। देखिए, अगर आपको डिटेल, इससे पहले मैं साइटेशन बताने जा रहा हूं, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको डिटेल एनालिसिस पसंद आ रहा हो, उपयोगी लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हम लोग को हौसला मिलता है, हमें लगता है कि हमारे प्रयास को आपको अच्छा लग रहा है, हम उसके और बुलंद होकर उसमें बनाने लग जाते हैं। तो वही आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब इसके साइटेशन को भी देख लेते हैं। इसका साइटेशन देखिए, स्क्रीन पर आपके आ गया है। इसका जो साइटेशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो निर्णय है, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील जुडिक्शन, सिविल अपील नंबर, इसमें SLP नंबर दिया है 1186 ऑफ 2024, और जो नाम है इसमें थर्मेल पीथाम्बरन एंड अनदर वर्सेस T उषा कृष्णन एंड अनदर। और ये जजमेंट है, इसकी डेट को भी देख लेते हैं। जजमेंट की डेट जो है, जजमेंट की इसमें जो डेट आ रही है 6 फरवरी 2026, लेटेस्ट जजमेंट है 6 फरवरी 2026 का। और जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भाटी, जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस SVN भाटी जी का जजमेंट है। इसका QR कोड भी देख लेते हैं। देखिए, इसका QR कोड 2026 INSC 134, 2026 INSC 134। तो यह इसका QR कोड भी हमने देख लिया। आज हमने चर्चा की इस महत्वपूर्ण निर्णय पर। आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना रोजाना एक नए विषय पर आपके सम्मुख विश्लेषण लेकर आता है। आपको अगर विश्लेषण पसंद आ रहा हो तो अपने इस दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना का उत्साह बढ़ाएं, और अपने इस दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना को आज विदा देकर आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना फिर एक नई वीडियो के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए कानूनी प्रश्न के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।